वेलकम टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं और इसमें UPPSC की 2022 की पार्ट 1 की थी और आज पार्ट 2 करेंगे, जहां हम लोग 51 to 100 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2021 तक के सारे क्वेश्चन किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी डैम जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। सो ये बदुआ डैम जो है ये बिहार में है, बांका डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जो अडवा, अरौरा और बघेलखंड ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुछ एल्युमिनियम प्लांट्स हैं और उसकी लोकेशंस के बारे में बात किया। उसमें पूछा कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, सो माल्को जो है जो मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, दैट्स नॉट इन चेन्नई। ये जो है आपको मेत्तूर तमिलनाडु में तो है, बट मेत्तूर तमिलनाडु में है। बाल्को कोरबा में है। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को जो है वो आपको रेणुकूट उत्तर प्रदेश, और इंडाल हीराकुंड उड़ीसा। तो ये सारी हैं, आप याद रखेंगे स्टेट के साथ में। अगला है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं और की कब बनाई गई थी वो है। सो बहुजन समाजवादी पार्टी ये काशीराम ने बनाई थी, काशीराम ने, है ना, और ये 1984 में बनी थी। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव बनाए थे, ये 1992 में बनाए थे। और दिस इज द TDP तेलुगु देशम पार्टी, ये आपको किसने बनाया था? NTR, है ना, NT रामाराव ने बनाया था 1982 में। और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिछड़ी थी और बनी थी 1998 में, कांग्रेस के अगेंस्ट बनाई गई थी। और इट्स अ ममता बनर्जी, है ना। तो सबके आप समझ गए, है ना। सो द आंसर इज 3124 क्रोनोलॉजिकल में। ये एक्सप्लेनेशन है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें रॉक एडिक्ट्स जितने भी हैं कि 11वां जो है, 12वां, 13वां और दूसरे में क्या लिखा हुआ है, मतलब कौन सी रॉक एडिक्ट में अशोका में रिलीजियस सिंथेसिस के बारे में बात किया, समन्वय आपस में, है ना, बात किया था। सो अगर हम बात करते हैं कि रॉक एडिक्ट्स 2 के बारे में, तो रॉक एडिक्ट्स 2 में क्या था, और तो इसमें आपको जो है सो ह्यूमन और एनिमल्स के मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में था। फ्रूट को जो प्लांट करने के बारे में था, है ना। वेल कुआं खुदवाने के बारे में था। पांड्या के बारे में लिखा हुआ है इसमें, केरला पुत्र, सत्यपुत्र, ये सब जो है सो रॉक 2 में लिखा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में सारी दे दिया था। एंड जो 12वां है उसकी अगर बात करें तो 12वां में दे आर टॉकिंग अबाउट द टॉलरेंस टुवार्ड्स द अदर रिलीजन। आपकी जो भी रिलीजन है उसके अलावा, तो वो आपका हो जाएगा रॉक एडिक्ट 12वां में। फिर 13 में आपको कलिंग वाला है ना, तो वो हो गया, है ना। तो देन फिर 11 में हो गया कि धम्मा इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो, है ना। और आप अपने एल्डर को रिस्पेक्ट करो, स्लेव्स सर्वेंट्स को भी ये मतलब कि उनकी कंसर्न्स का ध्यान रखो, रिस्पेक्ट करो। सो देख लो आप, रॉक एडिक्ट 2 में क्या था, 11 में क्या था, टॉलरेंस टुवार्ड्स, और ये कलिंगा विक्ट्री के बारे में 13 में था। दैट्स फॉर फेमस है इसी के लिए। अगला है कि द ऑडिट रिपोर्ट जो कैग देती है वो कौन एग्जामिन करती है। तो कितनी बार हम लोग इसकी बात कर चुके हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो 1921 में आया था, लेकिन 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया हुआ था। ठीक है, और टोटल फाइनेंशियल कमेटी जो होती है पार्लियामेंट में, फाइनेंशियल कमेटी जो होती है वो 3 होती है ना। सो वन इज़ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, वन इज़ द एस्टीमेट कमेटी, और वन इज़ द, इसके बारे में हम लोग बहुत दिन डिस्कस किया, वन इज़ द पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो ये PSC, PUC और एस्टीमेट कमेटी, ये 3 कमेटी होती है फाइनेंशियल कमेटी। उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी ये होती है। नाउ पब्लिक अकाउंट कमेटी में अगर बात करें तो 22 मेंबर्स होते हैं, इसमें 30 होते हैं, हमने बात कर ली हुई है। सो 22 मेंबर्स, 22 होती है, और दैट 20 जो है वो आप, तो ये 30 जो होती है, इसमें तो पता ही है आपको 30 लोकसभा की होती है, इसमें 22 में 15 और 7 होती है, लोकसभा की 15, इसमें भी 22 मेंबर्स होते हैं, 22 होती है, 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के होते हैं। और जो रिपोर्ट कैग की होती है वो आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाता है। ये सब आपको पता है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था, इस पर बहुत बार डिस्कस हम लोग किए हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन में आपकी सब कुछ दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। इट्स लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। ये 1977 में बनाया गया। दिस इज द वल्ली नेशनल पार्क इन द उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कुछ सेंटर्स हैं और
किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, जैसे कि ओसाका जो है इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं, है ना। और जो ये इट्स अ फेमस फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर। सो ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए ओसाई, ये कहाँ पे है आपको, जापान की है। और जो डेट्रॉय है जो, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है ना। जो वहाँ पे जितनी भी बिग 3 जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे कि फोर्ड हो गया, क्रिस्लर है और जनरल मोटर्स हैं, वो सब डेट्रॉयट में ही हेड क्वार्टर है। सो डेट्रॉयट आप याद रखेंगे, है ना। डेट्रॉयट जो है सो ये आपको यूएस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो क्यूबा जो है वो सिगार के लिए है, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो इसको स्टील सिटी भी बोलते हैं। सो शिप बिल्डिंग के लिए ये आपको फेमस है, ठीक। सो द आंसर आपको समझ में आ गया, दिस इज द आंसर, है ना। एक्सप्लेनेशन कभी कभी क्या होता है कि आपकी एक्सप्लेनेशन के अलावा यहाँ पे कुछ गलती से लिखा गया, तो आप उसको थोड़ा ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर साल क्वेश्चन पूछते हैं एसडीजी पे, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 का क्वेश्चन पूछा है। 10 जो है वो इनइक्वलिटी के रिड्यूस करने के लिए बात है, रिड्यूस इनइक्वलिटी। 13 जो है क्लाइमेट चेंज की बात की है, और 14 जो है आपको लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ बिलो, और 15 जो है लाइफ ऑन लैंड है। सो दिस इज द आंसर। ये आपको पूरी याद रखनी है, हर साल क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी जो कॉन्क्यूर्ड किया था वो पहले कहाँ किया था, उस तरह से, है ना। तो रणथंबोर को 1301 में, गुजरात को 1299 में, देन साउथ में थोड़ा लेट से जाएगा, है ना, 1302 3 में वो वारंगल को किया था, और चित्तौड़ को 1303 में। सो आप देख लीजिए इसमें इसका जो आंसर होगा वो दिस इज द, पहले गुजरात, देन फिर रणथंबोर, फिर आपको चित्तौड़, फिर वारंगल। वारंगल थोड़ा सा लेट में आप कर लो इसको, चित्तौड़ तक, ठीक। बाकी आप देख लीजिए यहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी, गुजरात, चित्तौड़, देन आपको रणथंबोर, और फिर वारंगल, है ना। तो ये फिर देवगिरी वगैरह है, आप देख लेना एक बार। बायोडिग्रेडेबल पर क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मटेरियल है जो बायोडिग्रेड कर सकती है। तो आप समझिए कि डिकम्पोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती है उससे, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे डिग्रेड हो जाती, डिकम्पोज हो जाती है। तो वो कौन सी, जैसे वुड हो गया आपका, ग्रास हो गई, है ना, ऐसी है, कुछ कॉटन्स है, वीट है ना। तो वो सब बायोडिग्रेडेबल है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको तोड़ देता है और वो फिर मिल जाती है। तो कौन सी चीज़ें हैं जिसको बायोडिग्रेडेबल है, इसमें से ग्लास बोतल आप मिट्टी के अंदर रख दो, हमेशा वैसा ही रहेगा। देन एल्युमिनियम फॉयल वैसा ही रहेगा। प्लास्टिक चीज़ें जितनी भी हैं वो, वुल जो है सो बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा, कि वुल ऊन है, उसको आप रखोगे तो बायोडिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, प्लास्टिक वाले ऊन की बात नहीं हो रही इसमें, है ना। एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 सबसे ज़्यादा कहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज किया है। सो मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर लास्ट 2 ईयर में, है ना। तो ये 17वां रिपोर्ट है 2021 में, और ये आपको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। टोटल फॉरेस्ट इन्होंने कहा है कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर मिला के 24.62% है। नेशनल हमारी पॉलिसी थी कि हमें 33% रखनी है ना। और फॉरेस्ट कवर सिर्फ अगर बात करें तो 21.71 है, प्लस ट्री कवर 2.91% है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है ना। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, परसेंटेज में अगर बात करें तो मिजोरम है ना। परसेंटेज में बात करें तो मिजोरम है। देन जो सबसे ज़्यादा गेन की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो गेन हुई है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेन हुई है पिछले 2 साल में, मतलब प्रीवियस रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में, है ना। मैंग्रोव की अगर बात करें तो 0.1% 5% इंक्रीज किया है। 0.15% टोटल जोग्राफिकल एरिया का मैंग्रोव है 5000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में। दैट्स डाटा ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, है ना। अगला है कि ऑन द बेसिस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें तो इतनी सारी हैं डिस्ट्रिक्ट और इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैंने पूरी डिटेल दे दी है, बट इट्स नॉट रिलेवेंट, है ना। उसको आप कितना पढ़ोगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि आगरा के लिए कौन सा फेमस है, लेदर प्रोडक्ट फेमस है, तो दिस इज टोटली राइट, आगरा के लिए। देन बागपत के लिए इट्स अ नॉट वुडन टॉय, इट्स अ होम फर्निशिंग। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको सारे डिस्ट्रिक्ट की याद रखनी पड़ेगी, है ना। तो सारे डिस्ट्रिक्ट की आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, है ना। देन फिर अमेठी की अगर बात करें तो अमेठी की मूंज प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही है। एंड तो आपको गलत तो यही बागपत वाली हो गई।
इसके बाद अगर आप बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर, इट्स फेमस फॉर द रेडीमेड गारमेंट, तो ये सही है आपकी। क्लियर। तो आंसर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपकी, ये आंसर हो जाएगी बागपत, है ना। ठीक है। सॉफ्ट टॉयज आपकी झांसी की है, ग्लासवेयर फिरोजाबाद की है, वुड क्राफ्ट जो है बस्ती की है, वुड क्राफ्ट आपको बिजनौर की भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मूंज प्रोडक्ट आपको सुल्तानपुर में भी है ना। तो ये सारी हैं, पूरी डिटेल मैंने दे दी, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। अगला है कि विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक वाटर, कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो वाटर में आर्सेनिक मिलती है नेचुरली। सो इट्स अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है ना, कंबोडिया है, चिली है, चाइना है, इंडिया है, मैक्सिको, पाकिस्तान, यूएसए, वियतनाम, ये सब जगह है जहाँ पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक जो है सो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि देयर आर सम वोट बैटल्स आर गिवन एंड उसकी क्रोनोलॉजी को बतानी है कि बैटल ऑफ मुडकी है, ये 1845 में हुई थी, 1845 में। और ये जो है बैटल ऑफ मुडकी है, ये सिख और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई थी, सिख वर्सेस ब्रिटिश है ना। पहली बैटल है ना। और यहाँ पे सिख जो है सो डिफीट कर गए थे, हार गए थे। तो 1845 में। पोर्टो नोवो की अगर बात करें तो ये 1781 में हुई थी, 1781 में। और ये हैदर अली, और डेफिनेटली हैदर अली है मैसूर के, और ब्रिटिशर्स, है ना। तो इनके बीच में हुई 1781 में। ठीक है। अगेन ब्रिटिशर्स जीत गया था, है ना। देन बैटल ऑफ सकरखेदा, ठीक है। सकरखेदा जो है ये 1724 में हुई थी, 1724 में हुई थी सकरखेदा, है ना। और बेरार में है ये जगह। वहाँ पे औरंगजेब, निजामुल औरंगाबाद में है ये, है ना। निजामुल मुल्क और मुबरेज खान जो सूबेदार थे डेक्कन के, उनसे हुई थी, ठीक है ना। निजामुल मुल्क और मुबरेज खान, ठीक है, इनके बीच में हुई थी। और बैटल ऑफ बेदरा ये आपको पता होगा 1759 में हुई थी, इंग्लिश और डच के बीच में, ठीक है। और डच जो है सो डिफीट हुआ था ब्रिटिश फोर्सेस से। तो वही आपको सुप्रीमेसी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सुप्रीमेसी जो है सो इंडिया में बैटल ऑफ बेदरा ही शो करता है। तो आप देख लीजिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट 3, बैटल ऑफ सकरखेदा, देन बैटल ऑफ बेदरा, देन बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, देन बैटल ऑफ मुडकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फा ड्रग जो है वो किस टाइप की ड्रग है। सो एंटीसेप्टिक है, एनाल्जेसिस है, एंटीपायरेटिक और एंटीबैक्टीरियल है। तो ये एंटी बैक्टीरियल है सल्फा ड्रग, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो ह्यूमन में हो जाती है उसको दूर करने के लिए है ये। देन अगर बात करें एंटीसेप्टिक का, तो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, वो बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एनाल्जेसिस जो यूज होती है पेन को कम करने में यूज होती है, और एंटीपायरेटिक्स होती है वो फीवर को रिड्यूस करने में होती है, जैसे पैरासीटामोल वगैरह, है ना। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बिजनेस सिटी इंडेक्स जनवरी, कौन सी टॉप बिजनेस सिटी है जो बिजनेस के लिए सबसे अच्छी है। जो स्टैटिस्टा ग्लोबल बिजनेस सिटी रिपोर्ट निकालती है, 200 इंपॉर्टेंट बिजनेस सिटी को 71 कंट्री में वो देखती हैं, और उसमें ये हांगकांग जो है सो बेस्ट आई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पेसा इंडियन पार्लियामेंट में पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट कब पास किया था, कौन से ईयर में पास किया था। तो ये आंसर तो 1996 में है, बट जो हमारी पंचायत थी उसको शेड्यूल एरिया में लाने के लिए पेसा एक्ट लाई गई थी, है ना। और इसमें क्या था कि जो हमारी आर्टिकल है 244 244(1), वहाँ पे 5th शेड्यूल के बारे में बात करती है ना, 5th शेड्यूल। और जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके, है ना, वो 6th में आ जाती हैं। तो वहाँ पे 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत की जो शेड्यूल एरिया में पंचायत वाली प्रोविजन को ले जाने के लिए बात हुई थी, है ना। वो 10 है आपको, आंध्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, है ना। अगला है कि फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन बोट का मॉडल हुआ है, नाव मिली है, कहाँ से मिली है भाई, कौन सी जगह पे। तो हर जगह की फाइंडिंग आप याद रख सकते हो, बट इट्स मोहनजोदारो से मिली है आपको। सील्स मिली हैं, जहाँ पे सील्स पे आपको बोट्स बने हुए थे। और एक क्ले मॉडल भी मिली है, कहाँ से, लोथल से, बोट का क्ले मॉडल। तो ये तो है ही। इसके अलावा आपको याद रखने की, जैसे मोहनजोदारो से पशुपति सील मिली थी, ग्रेट वात, ग्रेट गैनरी, पृष्ठ का मिला था एक,
लोथल से फायर अल्टार ग्रेवयार्ड मिला था। धोलावीरा से 3 पार्ट्स में एक ही सिटी थी जो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। वाटर रिजर्वर मिला है। देन वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, डैम्स वगैरह मिले हैं। रोपर से ओबल पिट ब्यूरियल्स मिले हैं। कालीबंगाल से फायर अल्टार, वुडन ड्रेनेज, वुडन प्लाव मिले हैं। ये सब याद रखना है आपको। हड़प्पा से आपको फैलस वर्शिप की मिला है, मदर गॉडेस के मिले हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल बायोमास एनर्जी सोर्स। कौन सा बायोमास एनर्जी क्या होता है? सो बायोमास जो होता है एक रिन्यूएबल एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो आपको प्लांट या एनिमल से आती है। तो कौन सा नहीं है इसमें जो प्लांट एनिमल से नहीं आती है? दैट्स अ न्यूक्लियर एनर्जी। बाकी जो आपको फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, सीवेज वगैरह से आती है, कोल हो गया प्लांट से आती है, गोबर हो गया है ना एनिमल से आती है, वुड हो गया प्लांट से आती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है सो बायोमास एनर्जी सोर्स नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट मिनरल ऑफ पेगुयोमा रीजन का इंपॉर्टेंट मिनरल के बारे में बात है। ठीक है, सो म्यांमार में एक पेगुयोमा रीजन है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट मिनरल है? पेगुयोमा को बागोयामा भी बोलते हैं, है ना। ये आपको जो सितोंग रिवर है सेंट्रल बर्मा में और इरावदी, इसके बीच में एक हिल्स है ना, अपलैंड्स है। और ये मिनरल्स हैं इंक्लूडिंग जो इसमें आपको मिनरल जो ऑयल है उसके लिए ये फेमस है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है इसमें। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर किस में यूज होता है ना। तो कार्बोरेटर एक डिवाइस होता है जो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एयर और फ्यूल को, एयर एंड फ्यूल को मिक्स करते हैं। ठीक है, जो इंजन में इंटर करता है उसको, और इट्स यूज्ड इन द पेट्रोल इंजन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। वो करंट अफेयर्स की न्यूज है। इट्स सामिया सुलुहु हसन, ये हुई थी और तंजानिया की, और पहला वीमेन है जो उस पोजीशन प्रेसिडेंट बनी है ना। पहले ये वाइस प्रेसिडेंट तंजानिया की थी 2015 से 2021 तक, अब जो है सो प्रेसिडेंट बन गई। अगला क्वेश्चन है कि केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है और किस लेक के किनारे, लेक पे है। सो केबुल लामजो नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर का है। सबसे पहले आपको याद रखना है मणिपुर का है, और ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड, विश्व का सिर्फ एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। और ये जो है लोकटक लेक पे है, लोकटक लेक पे है, लोकटक लेक पे है। और इसमें जो है आपको जो डांसिंग डियर है के लिए यहाँ पे फेमस है, डांसिंग डियर, जिसको संगाई डियर भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, वहाँ पे ये रहती है। तो ये इतना हो गया। बाकी डल लेक आपको पता है कि श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। वुलर लेक जो है वो आपको कश्मीर में है ना। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो साउथ एशिया की है। और कोलेरू तो आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, फ्रेश वाटर लेक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि फार्म सब्सिडीज़ के बारे में कुछ क्वेश्चन है कि फार्म सब्सिडीज़ के बारे में। तो अब फार्म सब्सिडीज़ में ये पूरी डिटेल दी हुई है कि द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर फॉल अंडर द इनडायरेक्ट। तो इसमें जो बात की हुई है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सब्सिडीज। तो डायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होता है कि जैसे आपने पैसा दिया, इनकम सपोर्ट दिया, जैसे मान लीजिए कि आपने PM किसान, है ना, तो डायरेक्ट आपने पैसा दिया 6,000 रुपया, या आपको लोन माफ़ कर दिया, है ना। तो दीज कम्स अंडर द डायरेक्ट सब्सिडीज। आप किसान को डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, है ना। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही है। जैसे मान लीजिए कि फंड आप किसी चीज़ के लिए दे रहे हो, है ना, क्रेडिट सब्सिडी दे रहे हो, क्रॉप लोन दे रहे हो, तो दीज आर द डायरेक्ट सब्सिडी। कुछ इनडायरेक्ट सब्सिडीज भी होती है। जैसे इनडायरेक्ट, जैसे कि आप फर्टिलाइजर कंपनी को कुछ पैसे दे दिए कि फर्टिलाइजर सस्ता रहे, सो फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गई। देन इलेक्ट्रिकल सब्सिडी हो गई, वाटर। तो इंडिया में दोनों तरह की सब्सिडी दी जाती है ना। इसके बाद जैसे मान लीजिए ऑल सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंडिया फॉल अंडर द इनडायरेक्ट। सारी इनडायरेक्ट है ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी है। PM किसान आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल है ना, पैसे दे रहे हो आप सोलर पंप बनाने के लिए। तो चौथा नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्शन तो गया। देन फिर क्या है कि द इनपुट सब्सिडीज इन इंडिया सच एज ऑन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर पे जो दे रहे हैं, है ना, वो इनडायरेक्ट सब्सिडीज के में आता है ना। और तो एक ये मान लेते हैं। फिर देखते हैं रिडक्शन इन पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर्ड, ये डायरेक्ट फार्म सब्सिडी आती है। अगर आपने पावर को रिड्यूस कर दिया या इरिगेशन बिल्स को कम कर दिया तो इसको डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज में आता है। और एक है कि द एग्रीकल्चरल प्रोविजन ऑफ द WTO
दो अलाउ डायरेक्ट फॉर्म सब्सिडी प्रॉफिट इनडायरेक्ट, नहीं, ये दोनों नहीं अलाउ करती है, तो तीसरा भी नहीं होगा, है ना, ठीक है, और तीसरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको अगर आप देखो इसमें सिंपल सा, तो WTO जो है सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों अलाउ करती है ना, तो तीसरा होगा नहीं, चौथा होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो गई। बाकी ये ऑप्शन बचती हैं आपकी कि पावर के रिडक्शन और डायरेक्ट सब्सिडीज में नहीं आती है, दैट्स इन द इनडायरेक्ट सब्सिडीज में आती है, ठीक है ना। माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटीज वगैरह, जैसे मान लीजिए कि पावर बिल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज वगैरह आप दे दिए, दैट्स कम्स अंडर इनडायरेक्ट सब्सिडीज, तो इसीलिए इसमें ये आंसर बस सही है, बाकी मैंने डिटेल में आपको दे दी है। अगला है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक सिंगल विंडो एडमिशन जो अंडर ग्रेजुएट में था, उसके लिए एक कुछ लाई गई है, वो क्या लाई गई है? सो इट्स अ CUET, इट्स अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। UG प्रोग्राम जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन के लिए CUET लाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ एसेसन दिए हुए हैं और रीजन्स दिए हुए हैं। सो इसमें जो बात किया गया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट ऑफ, मतलब नमक और पानी का मिश्रण जो है वो होमोजीनियस है, और अगर डिफरेंट कंपोजिशन होगा तो वो होमोजीनियस होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो मिक्सचर होती है वो दो तरह की होती है, वन इज़ द हेट्रोजीनियस और वन इज़ द होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है कि जो चीज़ें मतलब एक दूसरे को आप मिला रहे हो और पूरा मिल जा रहा है, सॉल्यूशन सॉल्युबल हो जा रहा है, जैसे चीनी और पानी का हो गया या नमक ये हो गया, तो वो सब जगह मात्रा सेम होगा। अगर आपने मिल गया तो आप उसमें से कहीं से भी, जैसे मान लीजिए कि अगर एक टब में आपने पानी रखा तो आप पानी उठाओगे तो आपको सेम उसकी सॉल्ट आपको नज़र आएगी, या सेम जो है सो शुगर आपको कंटेंट उसमें लगेगा, है ना। बट हेट्रोजीनियस क्या होता है कि वो डिफरेंट होती है, मिलती नहीं है पूरी तरह ठीक से, है ना। तो वो हो गया अलग अलग। तो इसमें बोल रहा है कि अगर सॉल्यूशन में अगर डिफरेंट कंपोजिशन है, तो जैसे चीनी वाटर का करोगे तो आप पूरी कंपोजिशन हर जगह सेम होगा, है ना, तो ये होमोजीनियस होगा। नहीं, दिस वन इज द हेट्रोजीनियस। और टेबल साल्ट में करेंगे तो वो होमोजीनियस होगा, कि नमक पानी का मिक्सचर होगा, तो दैट्स अ होमोजीनियस। सो पहला सही है और ए इज ट्रू बट आर इज द फॉल्स। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा के जो स्टेट में है उनकी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है? तो गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली का है रमेश, बिल्कुल सही है। और पंजाब के जो हैं ये कुलतर सिंह संधवा है, तो ये भी सही है। और मणिपुर के हैं श्री थौकम सत्यव्रत सिंह, ये भी सही है। और उत्तराखंड के ऋतु खंडारी भूषण है, तो ये भी सही है। तो पूरी 1 2 3 4 इसकी आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि टी माल्थस, हमेशा पॉवर्टी और पॉपुलेशन पे क्वेश्चन पूछते हैं। सो टी माल्थस ने मैल्थुसियन थ्योरी दिया था, उसमें क्या बोला था उन्होंने? तो मैल्थुसियन थ्योरी में बोला था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, या ज्योमेट्रिकली, आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, और जो फूड सप्लाई है वो हमारा उतना है नहीं, फूड सप्लाई जो है सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर रहा है। तो एक समय आएगा जो खाने को नहीं रहेंगे। सो ये इन्होंने दिया था, जो पॉपुलेशन थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है कि पहला इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट कब अनाउंस हुआ था, है ना। तो ये जो अनाउंस हुआ था वो 25 अगस्त को 1946 को हुआ था। और पहला जो फॉर्म हुई थी गवर्नमेंट वो हुई थी 2 सितंबर 1946 को। तो ये भी याद आप रखेंगे। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा द फीचर ऑफ आर्यक पिलर है, कौन से स्तूपा में है? तो अमरावती स्तूप है, अमरावती स्तूप है वहाँ पे, जो आपको आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा है, वहाँ पे ये आर्यक पिलर्स है ना, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि जो फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 है, जो UNEP के द्वारा लॉन्च लाई जाती है ना, UNEP के द्वारा लाई जाती है, उसमें जो मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड कौन सी है ना। तो जो नॉइज पॉल्यूटेड जो है, नॉइज को मेजर कैसे करते हैं? डेसीबेल में, है ना, ठीक है। और नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा जो है वो है ढाका, बांग्लादेश ढाका में है। और दो सेकेंड मोस्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद है। और थर्ड प्लेस जो है पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है। मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड। ओजोन डे कितनी बार पूछ चुका है? सितंबर 16 को ओजोन डे मनाई जाती है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाई जाती है, अक्टूबर 2 गांधी जी की जयंती है। तो ये सब आपको पता है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसने नाइटहुड की उपाधि रिटर्न कर दी थी ब्रिटिश को जालियांवाला हत्याकांड के बाद? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। जालियांवाला हत्याकांड कब हुई थी? इट्स 13 अप्रैल को 1919 को, और उसके लिए उसमें नाइटहुड की उपाधि ये जो है सो रिटर्न कर दिया था, ठीक है।
अगला है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज को किसने किया था। ठीक है, तो ये भी सत्यशोधक समाज जो है सो ज्योतिबा फूले ने, इन्होंने एक बुक लिखी है गुलामगिरी, है ना। और 24 सितंबर 1873 को इन्होंने पुणे महाराष्ट्र में एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी बनाई थी, सत्यशोधक समाज। ठीक है, अगला है कि कुछ वाटरफॉल्स है और लोकेशंस है। मैंने सारी वाटरफॉल्स की लोकेशन बता दी थी आपको। दूध सागर जो है सो गोवा में है, बरकाना जो है सो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, और खंडाधार जो है केंदुझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, पलानी जो है सो हिमाचल प्रदेश कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सो द आंसर इज 4123। अगला है कि इको मार्क किस चीज़ के लिए दिया जाता है। तो इको मार्क जो है वो आपको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दी जाती है उन प्रोडक्ट को जो इको इन्वायरमेंट पे कम इम्पैक्ट करते हैं, मतलब लिस्ट इम्पैक्ट करते हैं। सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होती है उनको इको मार्क दी जाती है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली, जैसे ईशान वर्मन, देन सर्व वर्मन और ईश्वर वर्मन, ये तीनों अलग अलग हैं, है ना। तो जो ये मौखरी रूलर्स हैं, ये सब जितने भी हैं मौखरी रूलर्स हैं। सो मौखरी रूलर्स जो थे, है ना, वो थे, वन इज द हरिवर्मन पहला, देन फिर आदित्य वर्मन, देन आए थे ईश्वर वर्मन, और फिर ईशान वर्मन, और फिर सर्ववर्मन। तो ये जो 5 थे वो हरिवर्मन, आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ईशान वर्मन और श्रवण वर्मन, ये आपको मौखरी किंग थे। ठीक है ना, तो ये आपको मौखरी रूलर्स थे। अब क्या है क्वेश्चन कि जो हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। जो हरहा स्टोन इंस्क्रिप्शन है वो ईशान वर्मन ने बनाया था। हरहा एक विलेज है बाराबांकी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये ईशान वर्मन ने बनाया था। तो बिल्कुल ये सही है। गया कॉपर प्लेट के बारे में अगर बात करें तो गया कॉपर प्लेट जो है ये आपको गुप्ता के समय के है, गया में है। आपको कॉपर प्लेट पे ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को ग्रांट ऑफ लैंड किया था किसने, समुद्र ने दिया था। तो ये गुप्ता एम्पायर की है, तो इसमें सरवर्मन का कोई इसमें ये नहीं है। देन इसके बाद अगर बात करें हम लोग कि जो देववर्णक इंस्क्रिप्शन है, तो देववर्णक इंस्क्रिप्ट ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और इसमें आपको बात किया गया हुआ है जीवित गुप्त 2, है ना। ये जो जीवित गुप्त कौन थे, जीवित गुप्त जो थे, जीवित गुप्त द्वितीय, ये थे आपको लेटर जो क्या कहते हैं उसको, लेटर गुप्ता की थी, लेटर गुप्ता के समय की बात हो रही है। उसमें विष्णुगुप्त का बेटा था ये, है ना। तो विष्णुगुप्त ईजा देवी की संतान है ना, जीवित गुप्त। तो वो देववर्णक इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई लेटर गुप्ता के बारे में। और जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है ना, वो आपको मौखरी किंग के बारे में, ईश्वर वर्मन के बारे में बताता है ना, मौखरी किंग ऑफ कन्नौज के बारे में। तो ये आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। दीज आर द एक्सप्लेनेशन। कौन सी मैमल्स ऐसी हैं जो अंडे देती है, लेज एग्स। सो ये आपको कौन सा है, एकाडीना है। एकाडीना जो है सो आपको एग देती है, और ये कहाँ पे मिलती है, जनरली न्यू गिनी में। ठीक है, बर्थ नहीं देती है। मैमल्स जनरली क्या करती है, गिविंग बर्थ देती है लाइव यंग को, बट ये अंडे देती है ना। ये आपको देख लीजिए डायग्राम। कुछ शेड्यूल्स हैं और सब्जेक्ट हैं, तो ये तो आसान सा है कि थर्ड शेड्यूल किस में आ जाएगा, ओथ के बारे में बात करते हैं, फॉर्म्स एंड ओथ के बारे में। फोर्थ शेड्यूल स्टेट में, काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में जो सीटें की सीट हैं उनके बारे में बात करती हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, सेवेंथ शेड्यूल में सबको पता है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में लिखा है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना। देन एथ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आती है। ठीक है, तो ये सी इज द आंसर। बाकी मैंने पूरी डिटेल दे दी है, आप सारी पढ़ लेना। कुछ पर्सन है और उनकी जो वर्क्स या कौन से पोस्ट पे थे उसके बारे में है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बात करते हैं BM मालवारी का, तो BM मालवारी जो है वो इन्होंने इनकी एफर्ट से 1891 में एक एक्ट आई थी, वो थी आपको एज ऑफ कंसेंट एक्ट, है ना। एज ऑफ कंसेंट में एक्ट में था कि जो चाइल्ड मैरिज को 12 साल से कम की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, तो ये आपको इसमें है। ठीक है, सो आप यू कैन राइट इट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, सो BM मालवारी। तो ये D का 3 हो गया। ठीक है, अब क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें। विद्यासागर जो है सो 1846 में एक संस्कृत कॉलेज ज्वाइन किए थे, वहाँ पे बाद में वो प्रिंसिपल बन गए थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी में ज्वाइन किए थे और प्रिंसिपल बन गए थे, और फिर वहाँ पे उन्होंने
एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में बहुत सुधार लाए थे। तो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन कैलकाता। J.D. विथुन एक कॉलेज खोला था, है ना, J.D. विथुन ने 1849 में। तो दिस इज द, और D.K. कार्वे जो थे वो एक विडो से शादी किया था, विडो रीमैरिज से था, और ही इज द सेक्रेटरी ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सो द आंसर इज बी। पूरी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अब ये तो आसान सा क्वेश्चन है कि वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मच मोर डेवलप्ड कंपेयर टू, ज़्यादा डेवलप्ड है, क्यों है ऐसा, और क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो दोनों सही है। आपको हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में ग्रीन रिवॉल्यूशन के सक्सेस के कारण वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो ये बिल्कुल दोनों सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली, उसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है। तो तीन मूर्ति भवन है ना, जो बिल्डिंग है, जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो जवाहरलाल नेहरू हैं जी की आवास थी, जिसको बाद में आपको लाइब्रेरी बना दी गई थी, है ना, और उसको अब उसमें अब जो म्यूजियम बनाई गई थी, ठीक है ना, अब इसको जो है सो प्राइम मिनिस्टर, जितने भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक हैं उन सब के बारे में लिखा हुआ है और उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कुछ कमिटी है और ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछते हैं। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी, अशोक मेहता जो 1977 में आई थी, एल.एम. सिंघवी जो है, एल.एम. सिंघवी 1986 में, और पी.के. ठंगन जो है सो 1988 में ये आई हुई थी, है ना। सो दिस इज द आंसर 1 2 3 4। इसके अलावा जी.बी. के राव भी कमेटी आई थी, जी.बी. के राव कमेटी आई थी, वो 1985 में आई थी। देन गाडजिल कमेटी थी, है ना, ये सब पंचायती राज के लिए थी बनी हुई, वो भी 1988 में आई थी। और लास्ट में 1992 में हमारी होती है 73वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता, देन अशोक मेहता, फिर जी.वी. की राव, फिर एल.एम. सिंघवी रिपोर्ट, फिर थंगन रिपोर्ट, देन फिर गाडजिल रिपोर्ट। तो ये 6 आपको याद रखनी है। और 2 टीयर जो का कॉन्सेप्ट दिया था वो अशोक मेहता ने दिया था, इन्होंने 3 टीयर की दी थी बलवंत राय ने। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीचे, नाउ व्हाट इज द इकोलॉजिकल नीचे, कौन सी चीज़ सही है ना, कौन सी एक्सप्लेनेशन। सो इकोलॉजिकल, इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट, दैट इट कैन टॉलरेट द रिसोर्स इट यूटिलाइजेज एंड फंक्शनल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। और ईच स्पेसीज हैज ए डिस्टिंक्ट नीचे, बिल्कुल सही है। हर यूनिक जो स्पेसीज होती है उसकी नीचे जो होती है यूनिक होती है ना। 2 स्पेसीज का कभी भी आइडेंटिकल जरूरी एक जैसा नहीं होगा, है ना। सो इट्स जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स पे, उसको अपने कंपटीटर से, है ना। जैसे मान लीजिए कि उनके पास जब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होती है प्रचुर मात्रा में, तो वो कैसे करते हैं, फिर जब वो कम हो जाती है, जो स्कासिटी हो जाती है, तो फिर कैसे वो करते हैं, दैट्स इट्स अ इकोलॉजिकल नीचे, है ना। बाकी डिटेल आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच प्लेस जयत और कुंपा वेर एसोसिएटेड हु इम्प्रेस शेरशाह विद देयर वैलर। जयत और कुंपा कौन थे, अपनी वीरता से प्रभावित किया था शेरशाह को, ये किस जगह के थे। तो शेरशाह बहुत सारी कैंपेन किए थे राजस्थान में, मारवाड़, रणथंभौर, नागौर, अजमेर, बट वहाँ पे एक बैटल होती है, बैटल ऑफ समेल, ये आपको अजमेर के आसपास में होती है, अजमेर के आसपास में 1544 में, ठीक है। और 1544 में होता है इस बैटल में, है ना, इसको बैटल ऑफ गिरी सिमोइल भी कहते हैं। जो मालदेव राठौर थे मारवाड़ के, मालदेव राठौर मारवाड़ के थे, वो फील्ड से भाग गए थे, है ना। और उनकी जो आर्मी थी, है ना, वो उसके जो कमांडर थे उसकी नाम थी, आर्मी कमांडर थे, उनका नाम था जयत कुंपा, है ना। वो कहा कि उनको लगा कि मालदेव राठौर को ऐसा लगा कि हमारा जो कमांडर है वो मिला हुआ है, बट जयत कुंपा वो बैटल फील्ड में रहे और कि भाई हमारी देशभक्ति और हमारे इनोसेंस को साबित करने के लिए वो लास्ट तक बैटल फील्ड में रहे थे, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो कमांडर थे उसके मालदेव राठौर मेवाड़ के। अगला क्वेश्चन है कि कौन से रिलीजियस ग्रुप इंडिया में जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा अर्बन जो है वो जैन लोग हैं, 80% जैन जो है सो टाउन और सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग था, है ना। अगला क्वेश्चन है
कि नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है उसमें कौन सी सिटी है जो टॉप में 3 थी, कौन सी 3 स्टेट हैं, ठीक है। तो और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स। सो ये जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स है नीति आयोग की, जो स्टेट है और यूटी है वो क्लाइमेट सेक्टर में कितना एफर्ट लगा रहा है ना, ठीक है, उसके लिए है। और इसमें टॉप परफॉर्मर जो है गुजरात, केरला और पंजाब है ना, ठीक है, ये टॉप परफॉर्मर है। और जो लिस्ट में है, लिस्ट परफॉर्मेंस में टॉप, जो स्टेट में टॉप परफॉर्मर है स्मॉल स्टेट में, दैट्स गोवा, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो ये लार्ज स्टेट में हो गया गुजरात, केरला, पंजाब, और ये हो गई, है ना। और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है। ये एक्सप्लानेशन है कि फ्रंट रनर्स है, इसमें अचीवर्स है, एस्पिरेंट्स हैं, जिसके स्कोर जैसे हो उसके अकॉर्डिंग। अगला है कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की शहर को अरेंज करनी है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कानपुर में है, कानपुर, देन फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। सो द आंसर इज सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द रिकॉर्ड होल्डर फॉर सिंगल लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय नासा एस्ट्रोनॉट अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो लॉन्गेस्ट एवर में हो जाएगा, जो अभी अगर बात करें तो वो हो गए, वो है विमेन की बात करें, कौन विमेन है, द लॉन्गेस्ट एवर सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय विमेन नासा एस्ट्रोनॉट कौन था, उसका नाम था क्रिस्टीना कोच, ठीक है। और नासा जो एस्ट्रोनॉट है उनका एक है फ्रैंक रूबियो। सो फ्रैंक रूबियो जो है सो वो 371 दिन रही थी, 371 दिन। तो दिस इज द आंसर। इसके बाद आपको मार्क वनडी, जो मार्क वेंडे हैं, स्कॉट की ली है, वो हैं। सो अभी अगर पूछेगा तो आपको फ्रैंक रूबियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट की बात हो रही है, तो यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 में है और 1 से 4 आर्टिकल में है। फंडामेंटल ड्यूटीज 12 से 35 में है, ये थर्ड पार्ट में है और 12 से 35 आर्टिकल है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में है और 5 से 11 आर्टिकल है। और डीपीएसपी जो है आपको पार्ट 4 में है, 36 से 51 आर्टिकल है। तो पहले हो जाएगी यूनियन टेरिटरी, देन सिटीजनशिप, फर्स्ट के बाद 3 से 2। दिस इज द आंसर। पूरी पार्ट और पूरी शेड्यूल आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड दिस इज द कोट ऑफ द डे। स्टडी while others are sleeping, walks while others are delaying, prepare while others are playing, ड्रीम while others are wishing। लोग, ठीक है, आपको पढ़ना है जब दूसरे सो रहे हों, है ना, ठीक है। काम करना है जब दूसरे किसी काम को, ठीक है, कल करेंगे, परसों करेंगे। प्रिपेयर करनी है ना, लोग प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको प्रिपेयर करनी है। और लोग विश कर रहे हैं, आपको ड्रीम करनी है। देन आपको सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। थैंक्स।